हेलो फ्रेंड्स, आज की डेट है 27 जनवरी 2024। स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर डिस्कशन में। सबसे पहले देख लेंगे आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज हम डिस्कस करेंगे, ये लिस्ट है हमारा पहला आर्टिकल है शेयर मार्केट से संबंधित। इंडिया अभी 4th लार्जेस्ट शेयर मार्केट बन चुका है, इससे संबंधित है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में, खुशखबरी इनके लिए, इनको अभी मरणोपरांत भारत रत्न मिला है। उसके बाद में मॉस्किटो फिश से संबंधित हमारा जो आर्टिकल है वो है। उसके बाद में लेक विक्टोरिया से संबंधित हमारा आर्टिकल है। उसके बाद में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, वो सीपी में शामिल हो गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, ये भी सीपी में शामिल हो गया। काफ़ी अच्छा आर्टिकल है और एग्ज़ाम की दृष्टि से, तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। उसके बाद में हम क्वेश्चन देखेंगे और आपको पीडीएफ चाहिए इस पूरे लेक्चर की, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको पीडीएफ है, वो हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला आर्टिकल है वो है इंडिया रिप्लेस हांगकांग एज 4th लार्जेस्ट सोशल स्टॉक मार्केट। इंडिया ने अभी हांगकांग को रिप्लेस कर दिया है सोशल स्टॉक मार्केट में। न्यूज़ में क्यों है? भारतीय शेयर बाजार हांगकांग को पछाड़कर विश्व का चौथा सबसे बड़ा बाजार बन गया है। क्यों न्यूज़ में? न्यूज़ में इसलिए है कि भारत का जो शेयर मार्केट है वो हांगकांग को पछाड़कर, हांगकांग को पीछे छोड़कर विश्व का 4th लार्जेस्ट शेयर बाजार बन चुका है। इससे पहले भारत का नंबर 5वें स्थान पे था, बट अभी भारत ने हांगकांग को पछाड़ दिया है और चौथे नंबर पर बन गया है। पहले नंबर पे कौन सा? पहले नंबर पे यूएसए, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे जापान और चौथे पे इंडिया आ गया है। अब शेयर मार्केट पे ये हांगकांग को पछाड़ा कैसे? देखो क्या हुआ, हांगकांग में कुछ टाइम से कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे। हांगकांग चाइना का पार्ट है और चाइना और हांगकांग के बीच में काफ़ी समय से तनाव चल रहा था। तो इस दौरान हांगकांग ने ग्रोथ इतनी की नहीं, हांगकांग का शेयर मार्केट था वो भी डाउन था और इंडिया है वो कंटिन्यूसली ग्रोथ करता जा रहा है। तो इंडिया ने अभी हांगकांग को पछाड़ के चौथे नंबर पर शेयर मार्केट बन चुका है। ठीक है, तो इंडिया के लिए तो अच्छी बात है। देखो पहले नंबर पे यूएस है, यूएस तो बहुत बड़ा है, यूएस का शेयर मार्केट तो बहुत बड़ा है, देखो कोई नज़दीक में भी नहीं आ रहा। फिर चाइना, फिर जापान है, फिर इंडिया है और फिर हांगकांग है, फ्रांस है, यूके है। इस प्रकार से इंडिया चौथे नंबर पर आ चुका है। फिर भी हमारे लिए अच्छी बात है कि हम एटलीस्ट चौथे नंबर पे तो आ ही गए। अब इंडिया 4th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट बन चुका है। अब हांगकांग को इंडिया ने पीछे छोड़ा है। अब इसमें क्या होता है, कैसे किया जाता है कि कौन सा मार्केट है, कितना बड़ा है, कैसे पता लगाया जाता है? टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया क्या है कि किस मार्केट को, किस देश का शेयर मार्केट कितना बड़ा है? तो जैसे कि ये अपना है बीएसई, ठीक है, हमारा है एनएसई। तो भारत में जितने भी शेयर मार्केट हैं उनकी लिस्ट निकाली जाएगी। फिर उसमें लिस्टेड कंपनी कितनी है उनकी लिस्ट निकाली जाएगी और उन सारी कंपनी का मार्केट कैप कितना है। शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना, मार्केट कैप कितना है, वो उस आधार पर तय किया जाएगा, उस आधार पर डिसाइड किया जाएगा, डिटरमाइन किया जाएगा कि इस देश का शेयर मार्केट कितना बड़ा है। ठीक है, बात समझ में आ गई? शेयर मार्केट को डिसाइड करने के लिए उसमें लिस्टेड कंपनियां होती हैं, लिस्टेड कंपनियों के मार्केट कैपिटलाइजेशन देखी जाती है, मार्केट वैल्यू देखी जाती है, उस आधार पर तय किया जाता है कि शेयर मार्केट कितना बड़ा होगा। तो भारत की जो कंपनियां, लिस्टेड कंपनियां, उनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन वैल्यू है वो हांगकांग की कंपनियों से ज़्यादा है। जैसे भारत की अभी की बात करें ना, 2024 की, अभी रिसेंट में भारत की कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 4.33 करोड़, 4.33 ट्रिलियन डॉलर, 4.33 ट्रिलियन डॉलर ये भारत की कंपनियों का मार्केट कैप है। तो इसके साथ भारत ने टॉप कर लिया, भारत ने 4th नंबर पे आ गया और हांगकांग को पीछे छोड़ दिया। हांगकांग और चाइना के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, इंडिया लगातार ग्रोथ कर रहा है, इसलिए इंडिया ने हांगकांग को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, अब इंडिया में जो स्टॉक मार्केट होता है, स्टॉक मार्केट की बात करें तो इंडिया में काफ़ी सारे स्टॉक मार्केट, मेनी स्टॉक मार्केट्स अवेलेबल हैं इंडिया में, कई सारे हैं, जैसे बीएसई है, एनएसई है, बॉम्बे एक्सचेंज, फिर कोलकाता में भी है, अहमदाबाद में भी है। बट दो मुख्य जो मेन है ना, वैसे तो बहुत सारे हैं बट मेन की बात करें तो वो ओनली दो ही है, एक तो बीएसई, एक एनएसई, मेन दो ही, बाकी तो बहुत सारे हैं बट मेन की बात करें मेन दो ने। दोस्तों कौन सा है? एक है बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एक है एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये भारत के दो प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज है। वैसे तो बहुत सारे बट ये दोनों प्रमुख है, ये दोनों पूरे देश में डिटरमाइन करते हैं कि क्या चल रहा होगा देश में, शेयर मार्केट का हाल क्या है, तो ये दोनों तय करते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, बीएसई की बात करें, ठीक है, बीएसई की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी 1875 में। उसकी स्थापना कब हुई थी? 1875 में। 1875 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी। ये एशिया का ओल्डेस्ट है, वर्ल्ड का सेकंड ओल्डेस्ट है, वर्ल्ड का सेकंड ओल्डेस्ट है और एशिया का ओल्डेस्ट है। वर्ल्ड का सेकंड ओल्डेस्ट है और एशिया का ओल्डेस्ट, वर्ल्ड का सेकंड और एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है कौन सा? बीएसई। ठीक है, बीएसई में 30 कंपनियां, वैसे तो बहुत सारी कंपनियां रजिस्टर है, 17,000 कंपनियां रजिस्टर, बट जो 30 कंपनियां होती हैं
उसकी वो कैसे परफॉर्म कर रही है, 30 कंपनियां कैसे परफॉर्म कर रही है, उस आधार पर तय किया जाएगा कि बीएसई है वो कैसे काम कर रही है। तो 30 कंपनियों का जो डेटा होता है उसे एज ए बेंचमार्क यूज किया जाता है। 30 कंपनियों के डेटा को एज ए बेंचमार्क यूज किया जाता है और उस डेटा को सेंसेक्स कहा जाता है। 30 कंपनियों के डेटा को एज ए बेंचमार्क यूज किया जाता है। 30 कंपनियां उनके जो डेटा है उसको एज ए बेंचमार्क यूज किया जाता है और इस डेटा को सेंसेक्स कहा जाता है। फिर सेंसेक्स अगर ऊपर जा रहा है तो ये जो 30 कंपनियां हैं इनका जो वैल्यू है, इनके जो शेयर है वो ऊपर जा रहा है और नीचे आ रहा है, तो इन कंपनियों में दिक्कत चल रही है। तो ठीक है, इन 30 रजिस्टर्ड कंपनियां इनकी एज ए बेंचमार्क यूज किया जाता है और इसके डेटा के आधार पर सेंसेक्स निकाला जाता है। समझ में आ गई सेंसेक्स कैसे निकाला जा रहा है। फिर सेंसेक्स है क्या, सेंसेक्स जुड़ा हुआ है बीएसई से, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से जुड़ा हुआ है। सेंसेक्स बीएसई से जुड़ा हुआ है, यानी बीएसई में जो 30 कंपनियां हैं ना उनकी वैल्यू के आधार पर सेंसेक्स निकाला जाता है। सेंसेक्स निकाला जाता है बीएसई की वैल्यू के आधार पर। सेंसेक्स बीएसई की वैल्यू के आधार पर निकाला जाता है। सेंसेक्स बीएसई की वैल्यू के आधार पर निकाला जाता है। समझ में आ रही है अब सेंसेक्स क्या है। सेंसेक्स में बीएसई में रजिस्टर्ड 3 कंपनियां कैसे परफॉर्म कर रही वो सेंसेक्स निकल रहा है। ऐसा नहीं कि हर जो शेयर मार्केट है उसका सेंसेक्स कॉमन है, नहीं, सेंसेक्स ओनली बीएसई से जुड़ा हुआ और एनएसई से जुड़ा हुआ क्या है। अब बीएसई से जुड़ा हुआ है सेंसेक्स है तो एनएसई भी तो कुछ जुड़ा होगा। तो एनएसई से है निफ्टी 50। जब एनएसई की बात होगी तो देखा जाएगा निफ्टी 50 कैसे परफॉर्म कर रही, और बीएसई की बात होगी तो सेंसेक्स देखा जाएगा, सेंसेक्स 30 और निफ्टी 50 देखा जाएगा। एनएसई की स्थापना हुई वो 1992 में हुई है। एनएसई अभी नया ही है, 1992 में एनएसई की स्थापना हुई थी। फुल्ली ऑटोमेटेड इलेक्ट्रिक सिस्टम के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। फुल्ली ऑटोमेटेड है ये, फुल्ली ऑटोमेटेड इलेक्ट्रिक सिस्टम है ये। इसमें 50 कंपनियां है और रजिस्टर है। वैसे तो बहुत ज़्यादा 1600 कंपनियां रजिस्टर है, पर ये जो 50 कंपनियां इनको देखा जाता है ये कैसे परफॉर्म कर रही है, इसके आधार पर निफ्टी 50 को निकाला जाता है। तो बीएसई में टोटल कितनी कंपनियां हैं, बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 30 कंपनियां हैं। स्थापना 1875 में। एशिया का ओल्डेस्ट है, एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। इस 30 के आधार पर सेंसेक्स निकाला जाता है। इस 30 के आधार पर सेंसेक्स निकाला जाता है। सेंसेक्स ऊपर है नीचे है, वो इस 30 कंपनियों के आधार पर निकाला जाता है। एनएसई अभी लेटेस्ट ही है और एनएसई में 50 कंपनियां रजिस्टर है, उसके आधार पर निफ्टी 50 निकाला जाता है। निफ्टी 50 है वो इस 50 कंपनियों के आधार पर निकाला जाता है। ये एनएसई और बीएसई में डिफरेंट है। अब जो शेयर मार्केट होता है उसमें अलग अलग मार्केट होती है, जैसे कि एक प्राइमरी मार्केट होती है, एक सेकेंडरी मार्केट होती है। प्राइमरी मार्केट क्या होती है, प्राइमरी मार्केट होती है जहाँ शेयर है ना, आप जैसे शेयर मार्केट है, ये पूरी शेयर मार्केट बनी हुई, बीएसई है, एनएसई है, ये बनी हुई है। यहाँ मैं गया, वो मेरे को शेयर खरीदने हैं, यहाँ पर मेरे को शेयर बेचने हैं, मैं गया मेरे को शेयर खरीदने या बेचने, मैं डायरेक्ट ही शेयर मार्केट में जा रहा हूँ, तो ये प्राइमरी मार्केट है। प्राइमरी मार्केट होती है जैसे कि मैं खुद गया दुकान पे सामान खरीदने के लिए, मैं खुद गया दुकान पे सामान करने के लिए, या फिर मैं गया कार खरीदने के लिए, तो मैं खुद गया कार के शोरूम में और मैंने कार खरीद ली, तो ये प्राइमरी मार्केट हुआ। मैंने खुद शोरूम से कार खरीद ली, ये प्राइमरी मार्केट है। जैसे कि आईपीओ, एफपीओ है, ये प्राइमरी मार्केट में मिलता है। सेकेंडरी मार्केट है, यहाँ पर इन्वेस्टर जो होते हैं ना, मेरे पास कार है, मैंने सेकेंड हैंड कार किसी और को बेच दी, तो ये सेकेंडरी मार्केट हो गई। सेकेंड हैंड कार किसी को बेची तो सेकेंडरी मार्केट हुई। सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्टर आपस में शेयर खरीदते बेचते हैं, और प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्टर है वो कंपनी से, डायरेक्टली कंपनी से, शेयर मार्केट से जो शेयर होते हैं वो खरीदते बेचते हैं। ये डिफरेंट आपको समझ में आएगा प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में। तो ये इजी डिफरेंट था। अब सेबी के बारे में, सेबी क्या है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या काम करता है सेबी, सेबी की देखो स्थापना की बात करें, स्थापना होती 1992 में हुई थी। हर्षद मेहता, केतन पारिक वगैरह स्कीम चल, हर्षद मेहता की स्कीम चल रहा था, तो ऐसे स्कीम जो बढ़ रहे थे उनको रोकने के लिए सेबी की स्थापना हुई थी 1992 में स्थापना हुई थी। स्टार्टिंग में है ना, ये स्टेचुटरी बॉडी नहीं थी, यानी वैधानिक बॉडी नहीं थी। स्टार्टिंग में इसे किसी एक्ट के द्वारा नहीं बनाया गया था, इसे नॉर्मल एक गैजेट पास करके गवर्नमेंट के द्वारा एक नॉर्मल गैजेट से इसे बनाया गया था। स्टेचुटरी बॉडी नहीं थी, बट बाद में लेटर ऑन इसे स्टेचुटरी बॉडी बनाई, बिकॉज कि ये ऐसे कंट्रोल नहीं कर पाते थे शेयर मार्केट पे, तो बाद में इसे स्टेचुटरी बॉडी बना दिया गया। एक्ट पारित करा और एक्ट के माध्यम से इसे स्टेचुटरी बॉडी बना दिया। काम क्या करती है, शेयर मार्केट को रेगुलेट करती है। इन्वेस्टर होती है, उनके जो इंटरेस्ट होती है उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है सेबी। इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करती है सेबी। चीज़ समझ में आ गई, सेबी क्या काम करती है, इन्वेस्टर को इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। अब ये देख लो, एनएसई बीएसई में कम्पिटिटिव है। एनएसई 1875 में बीएसई की स्थापना हुई थी, इसकी 1992 में, 1992 इसकी 1875 में। इसमें इंडेक्स कौन सा, बेंचमार्क इंडेक्स, इसमें सेंसेक्स है, जिसमें सेंसेक्स 30 का यूज़ किया जाता है, इसमें निफ्टी 50 का यूज़ किया जाता है। और कॉम्पिटिटिव इसमें 4000 कंपनी, इसमें 1600 कंपनियाँ हैं, इनको देखा जाता है। ठीक है, तो बीएसई काफ़ी बड़ा है,
तो ये चीज़ देख ली हमने। और ये 50 कंपनियों और 30 कंपनियों को ट्रेस करता है। प्राइमरी मार्केट को हमने देख लिया, द्वितीय मार्केट, सेकेंडरी मार्केट को हम देख ही चुके हैं, कौन कैसे बेचता है। सेबी की बात कर ली है, सुरक्षा एवं विनिमय बोर्ड, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वैधानिक निकाय है। पहले स्टार्टिंग में वैधानिक नहीं था, यानी स्टेचरी बॉडी नहीं। स्टेचरी बॉडी क्या होती है? जो एक्ट के द्वारा बनी हो, पार्लियामेंट एक्ट के द्वारा बॉडी बनाते हैं, वो स्टेचरी बॉडी होती है। संवैधानिक बॉडी जिसका कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णन हो, और स्टेचरी बॉडी यानी एक्ट के द्वारा बनी हो। तो स्टार्टिंग में ये स्टेचरी बॉडी नहीं, वैधानिक बॉडी नहीं थी, बाद में से स्टेचरी बॉडी बना के 1992 में स्थापना हुई थी, 1992 में। और ये भी जो हमारा निफ्टी 50 वाला है ना, NSE, वो भी 1992 में बना था। शेयर मार्केट को नियंत्रित करता है, जो इन्वेस्टर है उनके हितों की रक्षा करता है। NSE के बारे में देख लिया। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है कर्पूरी ठाकुर जी है, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे। इनका अभी बर्थ एनिवर्सरी थी, 100वीं 100th बर्थ एनिवर्सरी। इस दौरान इनको मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्यों न्यूज़ में है? अभी जो कर्पूरी ठाकुर जी महाराज है, ये कर्पूरी ठाकुर जी है, इनकी 100वीं बर्थ एनिवर्सरी थी। इस दौरान इनको 100 की बर्थ एनिवर्सरी के दौरान इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अब इनकी मृत्यु हो चुकी, तो मरणोपरांत इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। अब इनके बारे में बात करें, कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में बात करें, तो इनका जन्म है वो 1924 में हुआ था। जन्म कब हुआ था? 1924, 1924 में इनका जन्म हुआ था। 1924 में इनका जन्म हुआ था। ये जो पिछड़ा OBC वर्ग आता है, उनमें नाई समुदाय आता है, नाई समुदाय उनसे संबंधित थे, नाई समुदाय से थे, नाई समुदाय से बिलोंग करते थे। 1924 में बर्थ हुआ था इनका, नाई समुदाय से ही बिलोंग करते थे। और इन्होंने हाशिए पर रहने वाले लोगों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता जताई। जो गरीब पिछड़े हुए थे उनके लिए काफ़ी इन्होंने काम किया था। इन्हें जननायक या पीपल्स लीडर भी कहा जाता है, पीपल्स लीडर या जननायक भी कहा जाता है। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग भी लिया था। 1924 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था, और इस दौरान जेल भी गए थे। बिहार के 2 बार CM भी बन चुके हैं, बिहार के 71 और 1979 में 2 बार मुख्यमंत्री भी बन चुके हैं बिहार के। काफ़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत थी। अब इनकी कंट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं एक बार। इन्होंने है ना एजुकेशन ख़त्म करते ही, अपनी पढ़ाई ख़त्म करते ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन है, उनसे जुड़ गए। और उनसे जुड़ने के बाद में इन्होंने क्या किया, इनके योगदान की बात करते, पहले एजुकेशन ख़त्म की और फिर ये ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन है, उनसे जुड़ गए। फिर इनकी योगदान की बात करें, इनके कंट्रीब्यूशन की बात करें, तो इन्होंने मुंगेरी लाल आयोग रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को लागू करने में काफ़ी ज़्यादा काम किया था। मुंगेरी लाल रिपोर्ट क्या थी? ये थी आरक्षण। तो इन्होंने जो पिछड़ा वर्ग है उन्हें आरक्षण दिलाने में काफ़ी काम किया था। पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिलाने में इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया था, बहुत हेल्प करी कि जो पिछड़ा वर्ग है उन्हें किसी भी प्रकार से आरक्षण मिल जाए। तो उसकी वकालत करी थी इन्होंने, सिफारिश की थी कि पिछड़े वर्ग को आरक्षण मिलना ही चाहिए। तो ठीक है, पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिलाने में काफ़ी इन्होंने काम किया था, बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया था। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि इनके कंट्रीब्यूशन की बात करें तो पहले इन्होंने आरक्षण के लिए वकालत करी, पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की वकालत करी। फिर भूमि सुधार आंदोलन था, तो भूमि सुधार कानून लाए गए थे। उसके बाद में उसे लागू करवाने में इन्होंने भूमिका निभाई। भूमि सुधार कानून थे, उन्हें लागू करने में इन्होंने भूमिका निभाई। भूमि सुधार जो एक्ट था ना, जाके लैंड है उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, तो उसे लागू करने में हेल्प की। साथ ही साथ जो किसान है उनकी आय को बढ़ाने में, किसानों की हेल्प करने में, उन्हें सशक्त बनाने में भी इन्होंने काम किया। आज जो मिड डे मील स्कीम है ना, राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन योजना, मध्य भोजन योजना है ना, मिड डे मील स्कीम, वो इनकी ही उपज है, इनकी दिमाग। इन्होंने सोचा था मिड डे मील जैसी स्कीम होनी चाहिए, तो मिड डे मील स्कीम है वो इनकी उपज है, इनकी देन है। ठीक है, और इनको अभी भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत रत्न पुरस्कार की बात करें तो इसे स्थापित किया गया था, इसे स्टार्ट किया गया था 2 जनवरी 1954 से। 2 जैन 1954 से भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। ठीक है, इसे स्टार्ट किया गया था 2 जैन 1954, 2 जनवरी 1954 से भारत रत्न पुरस्कार को स्टार्ट किया गया था। ये भारत का हाईएस्ट देखो, भारत का हाईएस्ट सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, भारत का हाईएस्ट सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, भारत का हाईएस्ट सिविलियन पुरस्कार है, भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ठीक है, भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है? तो भारत रत्न है। ठीक है, भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है? भारत रत्न है। स्टार्ट कब किया था? 2 जनवरी 1954 से किया गया था। ठीक है, भारत रत्न का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, 2 जनवरी 1954 से स्टार्ट किया गया था। ठीक है, अब ये देख लिया था हमने, ये जो पुरस्कार किन किन को देखा जाता है, ये जाति, व्यवसाय, लिंग आधार पर भेदभाव नहीं किया था। इसमें आप किसी भी जाति को दे सकते हो, किसी भी व्यवसाय का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी को भी दे सकते हो, किसी को भी। पहले क्या था, कुछ चीज़ें फिक्स थी कि इन आधार पर दिया जा सकता, अब ये किसी को भी दिया जा सकता है। किसी भी फील्ड में जिनने अच्छा काम किया, असाधारण सेवा की, देश के लिए अच्छा काम किया है, उस व्यक्ति को ये दिया जाता है। मानव प्रयास के लिए किसी ने भी अगर अच्छा काम किया है, मानव प्रयास के लिए अगर किसी ने देश के लिए मानव प्रयास के लिए अच्छा काम किया है, असाधारण सेवा की है,
तो उसको ये मानव पुरस्कार, ये भारत रत्न पुरस्कार दिया जा सकता है, ठीक है, बिना भेदभाव के। ऐसा नहीं कि हाँ ये किसी जाति धर्म, तो बिना भेदभाव के मानव प्रयास के लिए अच्छा काम किया हो, किसी भी फील्ड में अच्छा काम किया, उसे ये दिया जा सकता है। पहले फील्ड फिक्स थी, अब कोई फील्ड फिक्स नहीं है, ठीक है। पुरस्कार की विशेषता क्या है? ये 35 मिलीमीटर वाला एक स्वर्ण गोलाकार पदक होता है, ऐसे होता है 35 मिलीमीटर का एक स्वर्ण गोलाकार पदक होता है, मतलब तांबे का बना हुआ होता है, ठीक है, स्वर्ण का होता है, सोने का बना होता है। इसके ऊपर सूर्य होता है, अभी मैं फोटो दिखा दूंगा आपको, ये देखो ऐसे 35 मिलीमीटर का एक स्वर्ण पदक होता है, सन का बना होता है, ऊपर ये सन है, नीचे भारत रत्न लिखा हुआ है, ये हमारा नेशनल एम्बलम है, ठीक है, नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। तो इस प्रकार का ये होता है, ठीक है। तो ये इसकी विशेषता 35 मिलीमीटर व्यास वाला, 35 मिलीमीटर व्यास वाला एक गोलाकार स्वर्ण पदक होता है, ठीक है। नीचे भारत रत्न लिखा होता है हिंदी में, और एक भी माला फैलाई गई होती है, सन होता है। फिर पीछे की ओर क्या होता है? पीछे की ओर हमारा राज्य प्रतीक है वो होता है, आदर्श वाक्य लिखा होता है, सत्यमेव जयते, ठीक है। अन्य मानदंड क्या है? प्रधानमंत्री सिफारिश करता है, प्रधानमंत्री जी हमारे वो सिफारिश करते हैं राष्ट्रपति जी से, प्राइम मिनिस्टर सिफारिश करते हैं प्रेसिडेंट जी से कि आप हैं इस व्यक्ति को भारत रत्न दे दो। एक साल में, ये एनुअल नहीं होता है, ऐसा नहीं कि हर वर्ष में होगा, ऐसे लास्ट 2019 में हुआ था, अब 2024 में हुआ, तो 5 साल के अंतराल में हुआ। ऐसा नहीं कि एनुअल होता, वार्षिक नहीं होता। काफ़ी अवार्ड वार्षिक होते हैं, बट ये वार्षिक नहीं होते हैं, ये टाइम के बाद में होते हैं। तो प्रधानमंत्री जी हैं वो सिफारिश करते हैं किससे? राष्ट्रपति जी से कि आप व्यक्ति को दे सको। एक साल में हाईएस्ट 3 ही दिए जा सकते हैं, एक साल में हाईएस्ट मैक्सिमम है, एक साल में मैक्सिमम 3 अवार्ड ही दिए जा सकते हैं, एक साल में मैक्सिमम 3 अवार्ड ही दिए जा सकते हैं। ये रहा भारत रत्न, इस प्रकार का अवार्ड होता है। साथ में इसमें पैसे वैसे नहीं मिलते हैं, ओनली अवार्ड ही दिया जाता है। तो इस पुरस्कार की पुष्टि कैसे कर सकती है? राष्ट्रपति जी हस्ताक्षर करते हैं, अगर किसी व्यक्ति को दी जाए तो राष्ट्रपति उस पर साइन करेंगे, और बाद में ये प्रमाण पत्र और ये जो शील्ड है ये दी जाएगी। पैसे 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, इस अवार्ड में पैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है, इस अवार्ड में पैसे नहीं। और साथ ही साथ ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी चीज़ याद रखना कि हमारा संविधान का आर्टिकल 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत कहता है ना, जो आपके पास टाइटल है उसको होल्ड नहीं कर सकते आप, उसे यूज़ नहीं कर सकते। तो अनुच्छेद जो आर्टिकल 18(1) है ना, अनुच्छेद 18(1) है, ये कहता है पुरस्कार है उसका प्राप्त करता है अपने उपसर्ग और प्रत्यय, यानी कि अपने आगे पीछे यूज़ नहीं कर सकता। ये देखो प्रीफिक्स और सफिक्स में इसका यूज़ नहीं कर सकता। रेसिपिएंट है आर्टिकल 18(1) में, इसके अकॉर्डिंग जो प्राप्त करता है ना वो इसका यूज प्रत्यय, मतलब जैसे मेरा नाम है, ठीक है, XYZ, तो भारत रत्न प्राप्त भारत रत्न XYZ या XYZ भारत रत्न, ऐसे यूज नहीं कर सकते, आगे पीछे इसका यूज नहीं किया जा सकता है। बस हाँ ऐसे कर सकते हैं, ऐसे आगे पीछे नाम के आगे पीछे यूज़ नहीं कर सकता। बट अगर मैं किसी को मेरा बायोडाटा भेज रहा हूँ, विजिटिंग कार्ड भेज रहा हूँ, तो इस प्रकार से मैं अभिव्यक्ति कर सकता हूँ। ऐसे नहीं कि मैं हर जगह घूमता फिरूँ अवार्ड विनर ये, अवार्डर ये, अवार्ड विनर ये, ऐसे नहीं घोषित कर सकता। बट मेरे बायोडाटा में वैसे कह सकता हूँ कि मुझे भारत रत्न प्राप्त किया है, या फिर मेरे राष्ट्रपति द्वारा ये पुरस्कार सम्मानित है, तो ऐसे मैं यूज़ कर सकता हूँ। राष्ट्रपति द्वारा भारत रत्न सम्मानित XYZ, इस प्रकार से मैं यूज़ कर सकता हूँ। हर जगह मेरे नाम के आगे पीछे परफिक्स और सफिक्स के रूप में इसे यूज़ नहीं कर सकता हूँ मैं, ठीक है। और ये वरीयता क्रम क्या होता है? वरीयता क्रम देखो 7वें रैंक पर आता है। वरीयता क्रम क्या होती है? हमारी पॉलिटी में हमने देखा होगा कि नंबर 1 पे राष्ट्रपति आते हैं, फिर प्रेसिडेंट आते हैं, वो वाइस प्रेसिडेंट है, फिर चीफ जस्टिस है, प्राइम मिनिस्टर, ऐसे वरीयता क्रम होती है। तो वरीयता क्रम में ये 7वें नंबर पे आता है। अगर किसी के पास भारत रत्न प्राप्त है, किसी को भारत रत्न मिला है, तो वो वरीयता क्रम में भारत का 7वें सबसे बड़ा नागरिक है। जैसे राष्ट्रपति सबसे बड़े नागरिक है, तो वैसे 7वां बड़ा नागरिक ये हो जाएगा क्योंकि इसे भारत रत्न मिला है। तो वरीयता क्रम में ये 7वां नंबर पे आ जाएगा। सचिन तेंदुलकर है, प्रणब मुखर्जी है, अटल बिहारी वाजपेयी है, ये सब है 7वें नंबर पे आ जाएंगे, बिकॉज कि ये है ना वरीयता क्रम में सबसे ऊपर 7वें नंबर पे आ जाते हैं, ठीक है। अब तक 49 व्यक्तियों को मिल चुका है, जिसमें 15 है वो मरणोपरांत, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई, उनके उपरांत मिला है, ठीक है। मृत्यु के उपरांत उनको 15 जनों को मिला है, ठीक है। और टोटल 49 को मिल चुका है। ये देखो 48 अभी लेटेस्ट मिला, ये 49 हो गया। और श्री गोपालाचार्य, ये देखो आगे नाम मेंशन है इनका, श्री गोपालाचार्य जी, इनको भी मिल चुका है। सर्वपल्ली राधाकृष्ण है, इनको, वो CV रमन, इनको सबसे पहले मिला था। सबसे पहले किन को मिला था? श्री राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्ण और CV रमन, इनको सबसे पहले भारत रत्न मिला था। सबसे कम उम्र में सचिन तेंदुलकर जी है ना, सचिन तेंदुलकर जी, इनको सबसे कम उम्र मिला। तो एकमात्र ये ऐसे खिलाड़ी है जिनको भारत रत्न मिला है, ठीक है, एकमात्र खिलाड़ी है जिनको भारत रत्न। ये सारी रटने वाली बातें, तो आप देख के एक बार मैं बता देता हूँ, बाकी आप रट लेना। संगीतकार है कौन है? सुब्बुलक्ष्मी जी, इनको अवार्ड मिला है। एकमात्र खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर जी, जो कि सबसे कम एज के हैं, ठीक है, ये सबसे पहले प्राप्त करने वाले थे, इनको मिला था। फिर अब्दुल गफ्फार खान है और नेशनल मंडेला है। क्या ये ओनली
इंडियन सिविलियन को मिलता है या इंडियन सिटीजन को मिलता है? नहीं, इंडियन सिटीजन को नहीं, ये बाहर के लोगों को भी मिल सकता है। कैसे? जैसे नेल्सन मंडेला है, भारत के बाहर के हैं तो इनको ये अवार्ड मिला था। अब्दुल गफ्फार जी, ये भारत के बाहर के हैं तो इनको ये अवार्ड मिला था। इसका मतलब ये भारत के बाहर को भी मिल सकता है, विदेशी नागरिकों को मिल सकता है। जी हाँ, ये विदेशी नागरिकों को भी मिल सकता है। बस यही प्रूव करना था, इसलिए ये स्टेटमेंट यहाँ पे दी हुई है। तो आखिर प्रीलिम में क्वेश्चन आए कि क्या ये बाहर के लोगों को मिल सकता है? तो जी हाँ, ये बाहर के लोगों को मिल सकता है। अब्दुल गफ्फार खान और नेल्सन मंडेला इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, अब नेचुरलाइजेशन के द्वारा जिन्होंने एक्वायर किए, हमारे सिटीजन नहीं है पर उन्होंने प्राकृतिक रूप से कुछ टाइम भारत में रह के अगर उन्होंने सिटीजनशिप एक्वायर की है, जैसे कि मदर टेरेसा जी है, फिर ये गोक्सा बोंजांग की है, इनको भी भारत रत्न मिला था। ठीक है, इन्होंने नेचुरलाइजेशन के थ्रू भारत की सिटीजनशिप एक्वायर करी थी। 2019 में नानाजी देशमुख है, भूपेन हजारिका है, ठीक है, प्रणब मुखर्जी है, प्रणब दा, इनको मिला था। प्रणब मुखर्जी हमारे एक्स राष्ट्रपति जी, तो प्रणब मुखर्जी है ना, इनको भी मिला था। और ये नाना देशमुख है, भूपेन हजारिका जी है, इनको भी ये राष्ट्रपति ये भारत रत्न मिला था। ठीक है, 49 में पुरस्कारों में से 5 महिलाएं, 6 राष्ट्रपति और 7 जो है प्रधानमंत्री, उनको ये राष्ट्रपति पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, अभी तक ये इतने लोगों को पुरस्कार मिल चुका। बीच में कुछ टाइम के लिए इन्हें निलंबित भी किया जाता है, इन्हें बंद भी किया जाता है बाकी, क्योंकि पॉलिटिकल गवर्नमेंट चेंज हो रही थी तो कुछ टाइम के लिए इसे रोक भी दिया गया था ताकि दिक्कत ना आए। तो इस टाइम ये पॉलिटिकल गेम चलता रहता है, उसमें हम पढ़ेंगे नहीं, तो कुछ टाइम के लिए इन्हें निलंबित भी किया गया था। चीज़ें समझ में आई? तो ये पूरा आर्टिकल था भारत रत्न से संबंधित। पूरा आर्टिकल में आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, तो पूरा याद करने के लायक ये रट लेना आप पूरा, तो रट लोगे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, भारत रत्न किसे मिला? अभी कर्पूरी ठाकुर जी को मिला। कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म कब हुआ था वो देख लेना। फिर देखो, कर्पूरी ठाकुर जी, इनका जन्म 1924 में हुआ था। नाई समाज से थे, बिहार के सीएम भी थे, बहुत अच्छा काम किया था। तो ये पूरा आर्टिकल था, इससे संबंधित। भारत रत्न के बारे में देख लिया, कैसे दिया जाता है, कौन नॉमिनेट करता है, क्या क्या मिलता है, मनी नहीं मिलती है, और रत्न किस प्रकार से मिलते हैं, अब तक किस किस को मिल चुका है, ये पूरा डिटेल में हम देख चुके भारत रत्न के बारे में। आप पढ़ोगे आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट हमारा जो है वो मॉस्किटो फिश से संबंधित है। मॉस्किटो फिश से संबंधित जो आर्टिकल है, ठीक है, मच्छर मछली, या क्या कहता है ये आर्टिकल, मच्छर मछली। ये क्या चीज़ है भाई, मच्छर मछली? तो मच्छर मछली है ना, ये क्या कहती है, मच्छरों को खाती है। न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, यहाँ की जो गवर्नमेंट है ना, और इन्होंने कहा है कि हमें जो मच्छर मछली है ना वो लाएंगे हम, और ये पानी में छोड़ेंगे ताकि ये पानी में जो मच्छर होते हैं उन्हें ख़त्म किया जा सके। पानी में मच्छरों को ख़त्म करने के लिए हम लेके आएंगे मच्छर मछली। समझ में आ गया? मच्छर मछली न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि पानी में ख़त्म करने के लिए इसकी डिमांड की गई है। अब मच्छर मछली की बात करें, ये रही मच्छर मछली। तो ये पहले मॉस्किटो फिश है, ये फ्रेश वाटर फिश है। मॉस्किटो फिश है, ये फ्रेश वाटर फिश है। सबसे पहली चीज़ तो ये याद रखना, इसका नाम है ना मॉस्किटो फिश इसलिए रखा गया क्योंकि मच्छरों की लार्वा खाती है। मच्छरों की लार्वा खाती है, इसलिए इसका नाम मॉस्किटो फिश रखा गया। क्या करती है? मच्छरों की लार्वा खाती है, इसलिए इसका नाम मच्छर मछली रखा गया है। ये अमेरिका की नेटिव है और अब पूरे विश्व में पाई जाती है। जो मीठे पानी की मछलियाँ होती हैं उनकी तुलना में छोटी होती है। देखो एक बार हम समझ लेते हैं, मच्छरों की है ना बहुत ज़्यादा प्रजाति बढ़ गई है। इससे क्या हुई? डिजीज़ फैल रही है, बीमारियाँ फैल रही है। बीमारी फैल रही है, जैसे भारत में ही 40,000 लोग हैं वो इस मच्छरों के कारण बीमार पड़ते हैं। जैसे मलेरिया है और भी कई सारी बीमारियाँ होती हैं, वो मच्छरों के कारण होती है। ठीक है, लोग इससे परेशान हैं। अब मच्छरों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि गंदा पानी होता है, वहाँ पे ये मच्छर पैदा हो जाते हैं। अब इसे निपटे कैसे? तो निपटने के लिए ये जो मछलियाँ होती हैं ये मच्छरों के लार्वा को खाती है। अब मच्छरों के लार्वा को खा लेगी तो मच्छर मर जाएंगे। ठीक है, तो मच्छरों को ये मारने में काम करती है। अब इनको बाहर से मंगवाया जाता है, जैसे जैसे अमेरिका की थी तो अलग अलग देशों से इसे मंगवाया जाता है, तो ये मच्छरों को खा के कम कर देती। अब ये तो अच्छी चीज़ है, मच्छर कम हो जाएंगे, पर इसमें सबसे बुरी बात क्या है पता है? ये साइड इफेक्ट भी कर जाती है। अब ये क्या करती है, यहाँ जो हमारे नेटिव होते हैं, नेटिव मछलियाँ वगैरह होती हैं, उनके खाने को भी खा जाती है। साथ ही साथ इनका ग्रोथ इतना तेज़ी से होता है, ये अपनी नेटिव मछलियाँ होती हैं उनकी जो वृद्धि होती है उसे कम कर देती है। एक तो नेटिव जो मछलियाँ होती है, नेटिव और भी जो भी प्राणी होते हैं उन्हें ख़त्म कर देती है, उनकी ग्रोथ को कम कर देती है, उनके खाने को कम कर देती है, और इंसान के लिए भी नुकसानदायक होती है। इसलिए चिंता भी है। एक तो अच्छी चीज़ है कि इसे लेके आ रहे हैं, पर चिंता ये है कि ये हमारी नेटिव मछलियों को खा जाती है। ठीक है, अभी देखो एक बार इसके बारे में देख लो। मॉस्किटो फिश, इसकी 2 प्रजातियाँ होती है। 2 प्रजातियाँ कौन कौन सी है? एक होती है गम्बूसिया होलब्रूकी, गम्बूसिया होलब्रूकी, इसकी 2 प्रजातियाँ, एक गम्बूसिया होलब्रूकी और दूसरी एक गम्बूसिया एफिन्स। गम्बूसिया होलब्रूकी और गम्बूसिया एफिन्स, इसकी 2 प्रजातियाँ, गम्बूसिया होलब्रूकिन्स, गम्बूसिया एफिन्स। और भारत में जो गम्बूसिया है ना, भारतीय गम्बूसिया, ये काफ़ी फेमस है भारत में। इसे सबसे पहले 1928 में भारत में लाया गया था। 1928 में अंग्रेजों द्वारा भारत में लाया गया था।
और बाद में मलेरिया जो बीमारी है उससे नियंत्रण करने के लिए इसका यूज़ किया गया। 1928 में मलेरिया को नियंत्रण करने के लिए इसे भारत में लाया गया था। भारत में कौन सी प्रजाति लाई थी? गंबूस जो भारतीय प्रजाति वो लाई गई थी। ये काफ़ी फेमस है। लाई तो अच्छे काम के लिए थी, बट इन्होंने साइड इफेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ के जो लोकल प्रजाति थी उन्हें ख़त्म कर दिया, उसके लिए खतरा बन गई। ठीक, उनका जो फूड वगैरह था उसे ख़त्म कर दिया। लोकल प्रजाति के लिए ये बहुत ही बड़े खतरा बन गई उनके लिए। और जैसे एग्जाम्पल की बात करके भी समझाया गया है कि ऑस्ट्रेलिया में है ना रेड पंख वाले जो मछलियाँ थी उनके लिए खतरा बन गई। न्यूजीलैंड में भी ये खतरा के घंटे शामिल खतरा उनके लिए बन गई थी। तो इसको लेके तो आओ, पर कुछ चीज़ों का भी ध्यान रखा जाएगा। भारत जो है ना, भारत में अगर ये मछलियों को लाया जा रहा है तो भारत में जो ग्रुप है अलग अलग जो साइंटिस्ट है वगैरह उनको बोला गया इन मछलियों को ला रहे हैं तो ऐसी कुछ चीज़ निकालो, या तो इनका कुछ विकल्प निकालो, ठीक है, या तो इनका कोई विकल्प निकालो, दूसरी ऐसी कोई चीज़ हो जो मच्छरों को ख़त्म कर सके, या फिर इनकी है ना ऐसी हो ताकि ये हमारे लोकल जो स्पीसीज हैं उसके लिए खतरा ना बने। इस चीज़ का ध्यान रखा जाए, ठीक है। ये पूरा मॉस्किटो मछली से संबंधित था। मॉस्किटो मछली क्या हुआ, बाहर से मंगवा रहे हैं, मच्छरों के लिए खतरा बनेगी और पंजाब गवर्नमेंट वगैरह ये की मंगवा रही है। ये मीठे पानी की मछलियाँ होती है, मीठे पानी की मछलियों से छोटी होती है, ये 2 प्रजातियाँ होती है, बट ये खतरा भी बन सकता है, बेनिफिट भी है तो नुकसान भी है, और चेक करके लाओ तो बेनिफिट हो सकता है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है रिस्टोरेशन ऑफ, ठीक है, विक्टोरिया लेक विक्टोरिया उसके रिस्टोरेशन से संबंधित है। क्या न्यूज़ में क्यों है, जो विक्टोरिया लेक है ना उसमें कुछ इन्वायरमेंटल चैलेंजेज आ रहे हैं। विक्टोरिया लेक में कुछ इन्वायरमेंटल चैलेंजेज आ रहे हैं, इसीलिए ये न्यूज़ में विक्टोरिया लेक के इन्वायरमेंट चैलेंजेस फेस कर रही है। इसलिए जो कोई लोग हैं जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शनिस्ट है वो कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार से इसे सेव किया जाए। अब लेक विक्टोरिया की बात करें, ये लेक विक्टोरिया सबसे पहले इसकी बाउंड्री कौन कौन से देशों से लगती है? केन्या से लगती है, युगांडा से लगती है, तंजानिया से लगती है। लेक विक्टोरिया की बाउंड्री किन किन देशों से लगती है? युगांडा, केन्या, तंजानिया। युगांडा, केन्या, तंजानिया। लेक विक्टोरिया की बाउंड्री 3 देशों से, युगांडा, केन्या, तंजानिया। युगांडा, केन्या, तंजानिया। रट लो, लेक विक्टोरिया की बाउंड्री किस किस देशों से लगती है? युगांडा, केन्या, तंजानिया से लगती है, ठीक है। अब इसमें एक रिवर आती है, इसमें पानी का सोर्स क्या है, वाटर का सोर्स क्या है, कहाँ से पानी आता है? तो एक कांगेरा रिवर है, ये रही कांगेरा रिवर, यहाँ से आती है कांगेरा रिवर है। एक ये है और दूसरा है जो रेन होती है, रेन। तो लेक विक्टोरिया में वाटर सोर्स क्या है, वाटर सोर्स क्या है? एक तो कांगेरा रिवर है, कांगेरा रिवर है, और दूसरी वाटर सोर्स है वो है रेन। तो रेन और कांगेरा रिवर है, ये इसके लिए मेन वाटर के सोर्स है। बात समझ में आ रही है? ये लेक विक्टोरिया, यहाँ से कांगेरा रिवर आती है, ये रेन का मेन सोर्स है। तो लेक विक्टोरिया की बात करें, ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी ट्रॉपिकल लेक है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी ट्रॉपिकल लेक है। ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी ट्रॉपिकल लेक है, वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल लेक। वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल लेक कौन सी है? विक्टोरिया लेक। ट्रॉपिकल मतलब ट्रॉपिक ऑफ जो है ना, ट्रॉपिकल रीजन है, यहाँ पर है ट्रॉपिक रीजन में, तो इसे ट्रॉपिकल लेक कहा जाता है। ये इक्वेटर है, यहाँ से गुजरता है, लेक विक्टोरिया से ही होके ये इक्वेटर गुजरता है, ठीक है, इक्वेटर लाइन है। तो ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट ट्रॉपिकल लेक है, ठीक है। वर्ल्ड की सबसे पहला पॉइंट क्या है? वर्ल्ड की लार्जेस्ट ट्रॉपिकल लेक, वर्ल्ड की लार्जेस्ट ट्रॉपिकल लेक, वर्ल्ड की लार्जेस्ट ट्रॉपिकल लेक, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, और वर्ल्ड की लार्जेस्ट ट्रॉपिकल लेक, वर्ल्ड की लार्जेस्ट ट्रॉपिकल लेक है, और वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट है वो फ्रेश वाटर लेक। लार्जेस्ट ट्रॉपिकल लेक है और सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है। और फर्स्ट कौन सी? वर्ल्ड की फ्रेश वाटर लेक। वर्ल्ड की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? मीठे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील है वो है सुपीरियर लेक। मीठे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर लेक। और वर्ल्ड की मीठे पानी की दूसरी बड़ी लेक कौन सी है, दूसरी बड़ी झील कौन सी है? वो विक्टोरिया झील है। विक्टोरिया मीठे पानी की दूसरी बड़ी झील, और ये सुपीरियर है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ट्रॉपिकल झील सबसे बड़ी कौन सी है? उष्णकटिबंधीय सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वो है विक्टोरिया लेक, ठीक है। सीमा किससे से? तंजानिया, युगांडा, केन्या। तंजानिया, युगांडा, केन्या से इसकी बाउंड्री लगती है। तंजानिया, युगांडा और केन्या से इसकी बाउंड्री लगती है, ये चीज़ याद रखिएगा। और इसे अलग अलग नामों से भी, लोकल नामों से भी जाना जाता है इसे, ठीक है। ये देख लो। अभी इसकी रिवर की बात करते हैं। रिवर कौन कौन सी यहाँ से निकलती है? यहाँ से निकलती है वाइट नाइल, और ऊपर से आती है लेक ताना से आती है ब्लू नाइल। ये देखो, वाइट नाइल विक्टोरिया से जाती है, ऊपर से लेक ताना से आ रही ब्लू नाइल। ये दोनों आगे मिलके मेडिटेरियन सी में जाते हैं, मेडिटेरियन सी में जाते हैं। तो ये देख लो, वाइट नाइल का सोर्स है बहती हुई, फिर ब्लू नाइल में मिलती है और मेडिटेरियन सी में चली जाती है। कांगेरा रिवर है, ठीक है, वो इसके वाटर का सोर्स है। कांगेरा रिवर और वर्षा बारिश इसके वाटर का सोर्स है, यहाँ पे पानी आता है। अफ्रीका की जो रिफ्ट वैली है उसकी इस नीचे बनी हुई है। तो ये पूरा लेक विक्टोरिया से संबंधित है। हमारा जो लास्ट आर्टिकल है वो है सीपी के बारे में, कोलिजन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस
इनोवेशन से, कोलिजन फॉर एपिडेमिक्स प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन संबंधित, CEPI से संबंधित है। क्या हमारा आर्टिकल है? कोलिजन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन, CEPI के बारे में। CEPI क्या है? एक इनोवेशन है, एक ग्रुप है, उसमें अभी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जुड़ा है। CEPI क्या है? CEPI एक संस्था, एक ग्रुप है, ठीक है, जो वैक्सीन बनाने का काम करता है। उसमें हमारा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, तो वो जुड़ गया है। CEPI से अभी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जुड़ गया है, इसीलिए न्यूज़ में। CEPI क्या है? कोलिजन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन, CEPI, इससे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जुड़ गया है, इसीलिए न्यूज़ में। अब ये काम क्या करता है? एम क्या है इसका? ठीक है, इसका एम क्या? महामारी तैयारी के लिए जो नवाचार गठबंधन है ना, इसका एम क्या है? इसके एम की बात करें तो कोई भी बीमारी अगर आती है, नई डिजीज़ आती है, कोई महामारी आती है, तो 3 महीने के भीतर उसके लिए वैक्सीन बनाई जाएगी। कोई भी बीमारी आती है तो 3 महीने के भीतर पहले तो उसके लिए वैक्सीन बनाना, फिर कोई नई भविष्य में बीमारी आने वाली है तो उसके लिए 100 दिन के भीतर समाधान ढूंढना। इसका एम है कि महामारी आती है उसके पता करके, देखो कोई भी महामारी आई है, जैसे कोविड आ गया, तो उसके पहले पता किया जाएगा कोविड में क्या क्या सिम्टम है, कैसे। उसके बाद में 3 महीनों के भीतर वैक्सीन खोजेंगे। पहले पता करेंगे उसके सिम्टम का, फिर 3 महीने के भीतर उसके लिए वैक्सीन ढूंढ लेंगे। फिर कोई नई भविष्य में आने वाली है तो भविष्य में आने वाली बीमारी को 100 दिन के भीतर उसके लिए समाधान ढूंढ लेंगे। भाई ये बीमारी आने वाली, 100 दिन के भीतर उसका समाधान ढूंढने का, ये इसका एम है। ठीक है, ये एम समझ में आ गया? क्या है? समझ में आ गया क्या है ये जो CEPI की बात करें तो ये पब्लिक, सार्वजनिक भी है, प्राइवेट भी है, और नागरिक वगैरह सिविल सोसाइटीज़ होती है, वो सारी जुड़ी हुई है, उनका एक संघ है। मतलब इसमें पब्लिक, प्राइवेट, सिविल सोसाइटी, इन सभी ने मिलकर एक संघ बनाया, एक साझेदारी वैश्विक ग्रुप बनाया, एक वर्ल्ड ग्रुप बनाया। ठीक है, पब्लिक है, प्राइवेट है, सिविल सोसाइटी से, इन सब ने मिलकर एक ग्लोबल ग्रुप्स बनाया, एक ग्रुप पर साझेदारी की है, जो कि बीमारी, कोई भी बीमारी आएगी अलग अलग प्रकार की, उसके लिए वैक्सीन ढूंढने का काम करेगी। स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना आधिकारिक तौर पर 2017 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, उसकी स्थापना हुई। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, उसका सम्मेलन हो रहा था दावोस में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसका सम्मेलन कहाँ हो रहा था? दावोस में इसका सम्मेलन हो रहा था। इस दौरान इसकी स्थापना की गई थी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसका सम्मेलन हो रहा था 2017 में दावोस में। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का सम्मेलन हो रहा था 2017 में दावोस में। इस दौरान इसकी CEPI की घोषणा की गई थी। अब CEPI बनाया गया था। किसने बनाया था? इस संस्थापक कौन थे? किसने इसको बनाया था? तो इसमें भारत ने, नॉर्वे, 2 देश, भारत नॉर्वे, साथ ही साथ बिल एंड मिलियंस गेट्स है, फाउंडेशन है, वेलकम फाउंडेशन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, इन सब ने हेल्प की थी। भारत, नॉर्वे के अलावा इन सब संस्थानों इसकी हेल्प करेगी। काम क्या करेगी? महामारी के लिए टीका को बनाएगी, और भी जो है बेनिफिट है उसको हेल्प करने में काम करेगी, लोगों की हेल्प करने में काम करेगी, फंड देगी, ये सब करेगी। हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर इसका ओस्लो, नॉर्वे में। ओस्लो, नॉर्वे में इसका हेडक्वार्टर है। वैक्सीन के लिए फंड भी देती है, और भी अलग अलग प्रकार से बीमारियों को ख़त्म करने में ये हेल्प करती है। भारत जुड़ा, भारत के लिए बेनिफिट क्या है? अगर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जुड़ी है उसके लिए बेनिफिट है। हाँ, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जुड़ी है तो इसको तो पहले तो इनोवेशन मिल जाएगा, इन्वेस्टमेंट मिल जाएगी, नई टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, अलग अलग प्रकार से रिसर्च करने के लिए मिल जाएगा। तो ये सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया है, वो अच्छे से और भी अच्छे से काम कर पाएगी। तो ये पूरा आज का डिस्कशन था। अब क्या है? अब आपको क्वेश्चन देखने हैं, ट्रू एंड फॉल्स में ये चीज़ बतानी कि आपको कितना है। सेकेंडरी मार्केट के बारे में बताना है, CEPI के बारे में बताना है, लेक विक्टोरिया के बारे में बताया, और यंगेस्ट भारत रत्न ऋषभ सेन के बारे में बताना है। ठीक है, सचिन तेंदुलकर है वो, सही है। फिर हमारा जो कल की ट्रू एंड फॉल्स थी उसमें बाल्टिक सी के बारे में। तो बाल्टिक सी है, इसमें इजराइल, जर्मनी, पोलैंड, रसिया, लाटविया, लिथुनिया, फिनलैंड, स्वीडन, तो ये है नहीं, बट इजराइल देख लो, इजराइल देखते आप समझ जाओगे इजराइल नहीं है, तो पहला फॉल्स है। फिर हमारा संविधान हमारा सम्मान कैंपेन, नोडल मिनिस्ट्री, लॉ एंड जस्टिस, हाँ सही है, हमने कल देखा था लॉ एंड जस्टिस से। फिर फॉरवर्ड ब्लॉक, जवाहरलाल नेहरू नहीं, सुभाष चंद्र बोस जी है, ये फॉल्स है। फिर कुंभ की एलिफेंट के बारे में, ये ट्रेन किया गया, जी हाँ ये सही है। तो 2 ट्रू है, 2 फॉल्स है, ये देख लिया मैं। उसके बाद में ये क्वेश्चन था, ये आपके लिए होमवर्क में है, HW होमवर्क के लिए, इस चीज़ को देख के आपको मार्केट कैपिटल के बारे में बताना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने देखा था कल, ये है शाहनवाज खान है, प्रेम कुमार सहगल और गुरु गोविंद सिंह ढिल्लो है। ये कौन थे? ये 3 व्यक्ति कौन थे? 3 व्यक्ति का नाम दिया गया, कौन है? तो ये INA के ऑफिसर थे। आपने पढ़ा होगा इंडियन हिस्ट्री में, जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा होगा तो INA के 3 ऑफिसर थे, इंडियन जो नेशनल आर्मी थी उसके ऑफिसर थे। फिर हम देखेंगे कल, ये देखना HW में, होमवर्क में आप देखना है, इन एंड टू एंड इंक्रिप्शन के बारे में देखना, 3 स्टेटमेंट को चेक करना और बताना है करेक्ट कौन सी है। ठीक है, उसके बाद में ये क्वेश्चन पूछा था कि आपको बताना मैच द फॉलोइंग करनी है। तो ये दोस्ती ऑपरेशन है, ये किसके साथ? सीरिया के साथ में हुआ था, सीरिया में अर्थक्वेक आया था, तो ये सही है। ठीक है, फिर समुद्र शक्ति मैत्री, समुद्र मैत्री कहाँ हुआ था? क्या ये मालदीव में? नहीं, मालदीव में नहीं हुआ, इंडोनेशिया में हुआ था, तो ये गलत है। फिर तीसरा ऑपरेशन मैत्री,
क्या ये रिलीफ देने के लिए नेपाल में, हाँ ये सही है। तो इसमें करेक्ट पूछा कितनी, 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, 1 और 3 2 स्टेटमेंट ही करेक्ट है। ठीक है, ये पूरा इसका देख दिया रखा है। फिर ये ऑपरेशन सर्वशक्ति से भारत में था, और ऑपरेशन सर्वशक्ति कहाँ चलाया गया, ये पाकिस्तान से द्वारा जो टेररिस्ट आ रहे हैं उसे खत्म करने के लिए जम्मू कश्मीर में चलाया जा रहा है। तो ये देख लो इसका वो दे रखा है। ठीक है, तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। अगर आपको PDF चाहिए, अगेन बोलूँगा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में PDF मिल जाएगी। थैंक यू।